हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। हम आप सभी को वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और उसमें हम आपको संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूनियन संघ। ये जो संघ है, ये जो यूनियन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। इसे भाग 5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं भैया। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और उस 22 भाग का ये 5वां भाग जो है, इसे संघ के नाम से जाना जाता है, यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसमें संघ सरकार के बारे में पढ़ा जाता है। संघ सरकार से हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस भाग को, इस पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और बात करें तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेद में से अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच भाग 5 का वर्णन किया गया है, यूनियन का वर्णन किया गया, अर्थात संघ का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के बीच जो है भाग 5 का वर्णन किया गया है। भैया हम बात करें तो ये जो संघ की बात हम कर रहे हैं, इस संघ को मुख्य रूप से 5 चैप्टर में 5 अध्याय में बांटा जाता है। पांचों अध्याय की बात करें तो 5 अध्याय कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि पहला अध्याय जो होता है वो कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पहले अध्याय की बात करते हैं, पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो ये कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो संघ है, ये जो यूनियन है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच की जो बात हम कर रहे हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। और उन 5 भागों के पहले चैप्टर की बात करते हैं तो पहले चैप्टर में क्या वर्णन है? पहले चैप्टर में कहा गया है कि कार्यपालिका क्या होगी, कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व किसके हाथ में होगा, ये सब चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया है। तो चैप्टर फर्स्ट में अध्याय पहले अध्याय में बताया गया है। अध्याय दूसरे की बात करते हैं तो अध्याय दूसरा क्या आता है? संसद। दूसरे अध्याय को संसद के नाम से जाना जाता है, दूसरे चैप्टर को संसद के नाम से जाना जाता है। क्या होता है संसद? तो इसके बारे में पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनता है। लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं तो संघ का जो तीसरा अध्याय आता है, उस अध्याय का नाम है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। और ये सिर्फ एक ही अनुच्छेद में दिया गया है, उस अनुच्छेद का नाम है 123। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, किसी भी कानून को बना सकता है बिना मंत्रि परिषद के सलाह लिए। ठीक है, मंत्रि परिषद क्या होता है सब आपको हम बताएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स से हम बताएंगे आपको। बात करते हैं संघ की न्यायपालिका। इसकी बात करते हैं भैया, संघ की न्यायपालिका। तो संघ की न्यायपालिका क्या होगी, इसके बारे में कहाँ वर्णन किया गया है? तो ये चैप्टर 4 में किया गया। किस चैप्टर में भैया? तो ये चैप्टर 4 में किया गया कि संघ की न्यायपालिका। अब न्यायपालिका की बात करोगे तो संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 के बीच में किसकी वर्णन की गई है, किसका वर्णन किया गया है? तो ये संघ की न्यायपालिका को, संघ का जो केंद्र का जो कोर्ट है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं, उन सब का वर्णन कहा गया तो संघ की न्यायपालिका में किया गया है। बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 से लेके 151 में
151 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 148 से 151 में कहा गया है कि सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, इसके बारे में सीएजी के बारे में बताया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि संघ को हम अगर बांटना चाहते हैं, संघ की बात करते हैं तो संघ को 5 अध्याय में बांटा जा सकता है, 5 चैप्टर में बांटा जा सकता है। उन 5 चैप्टरों की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो उन 5 चैप्टरों में से पहला तो है हमारा कार्यपालिका, दूसरा है हमारा संसद, तीसरे की बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। उसके बाद संघ की न्यायपालिका, उसके बाद सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है, तो वो किसमें है? तो वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151। इन चैप्टरों को आप अगर समझ लोगे तो कैसे क्या पढ़ना है वो अलग अलग आप डिवाइड करके हर एक चीज़ को समझ सकते हो और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तो आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में जाके अगर पेपर देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। मैं कार्यपालिका की बात करा तो कार्यपालिका में 52 से 78 अनुच्छेद और संसद में 79 से लेकर 122 अनुच्छेद की बात की गई है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 123 में है और संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 के बीच में और सीएजी जो है 148 से 151 के बीच में है। दोस्तों अब हम पहले चैप्टर की बात करते हैं और हम इसमें पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में हम दूसरे चैप्टर को, फिर तीसरे चैप्टर को, फिर चौथे चैप्टर को, 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे। बारी बारी से हर एक चीज़ को मतलब संघ को समझेंगे। संघ के बाद हमारा नंबर आएगा भाग 6 का, जिसमें राज्य सरकार के बारे में बात की गई, तो राज्य सरकार के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 1 की बात करते हैं, अध्याय 1 की बात करते हैं, तो उसमें अनुच्छेद 52 आता है, अनुच्छेद 52 आता है। और अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। अब इसके पद की बात किस अनुच्छेद में की गई है कि राष्ट्रपति होगा भारत का? तो ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में 53 में बताया गया है कि उसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, जो केंद्र सरकार की बात करें, जो केंद्र की शक्ति है, जो वर्किंग अर्थात कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें है? तो वो बात करते हैं अनुच्छेद 53 में है। और ये किसके अंतर्गत निहित होंगी? तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट के अंतर्गत निहित होंगी। मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, उसके बाद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की बात है और 72 और 73 ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित है। और यहाँ जो हमने लिखा है 63 से लेकर 70 तक, ये किससे संबंधित है? तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 में हमने कहा कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होंगी। मतलब कि जो केंद्र की सारी शक्तियां हैं, सारा उत्तरदायित्व हो किसके अंतर्गत होगा? तो वो राष्ट्रपति के ही अंतर्गत आएगा और उसी के अंतर्गत निहित होगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी। अनुच्छेद 54 आता है दोस्तों। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा। तो यार राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन होगा, अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे? तो निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं जितने भी हमारे विधानसभाएं हैं, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा तथा जो विधान सभा के सदस्य हैं तथा दिल्ली और पांडिचेरी के जो हमारे दिल्ली और पांडिचेरी के जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, वहाँ के भी
जो है विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। इसमें कौन कौन लेगा? तो दोस्तों मैंने कहा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली और पांडिचेरी में जो विधानसभा है वहाँ के भी सदस्य इनके इलेक्शन में, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य इनके इलेक्शन में भाग लेंगे। और इनके इलेक्शन में अगर भाग लेंगे तो यही इनका क्या होगा, निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन विधि क्या होगी? तो यह अनुच्छेद इसमें बताया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होगी, रीति क्या होगी, कैसे कैसे उनका निर्वाचन किया जाएगा, इनके बारे में बताया गया है। तो इस विधि की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, विधि क्या होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा, समान अनुपातिक आधार पर होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? समानुपातिक आधार पर होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। इन चीजों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 55 में 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को बताया गया है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा, मतलब कौन कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ये कहाँ बताया गया? तो अनुच्छेद 54 में बताया गया। और 55 में बताया गया कि उसकी विधि कैसे होगी, कैसे कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हम कर रहे हैं, कैसे होगा? तो राष्ट्रपति की विधि क्या होगी निर्वाचन की? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रणाली से होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति मैक्सिमम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। कब से? जब वो शपथ ग्रहण करता है, उस शपथ के दिन से दोस्तों राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्षों तक आसीन रह सकता है। 5 वर्षों तक अपने पद पर वह रह सकता है। जब वह शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति, उसी दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। ऐसे ही मैं बात करूं तो अनुच्छेद 57 की, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भैया क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? क्या एक बार राष्ट्रपति कोई बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? इसके बारे में जो बातें कही गई है ये अनुच्छेद 57 में बताई गई है दोस्तों, कि अनुच्छेद 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो सकता है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति कितनी बार वो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई उसकी सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा। लेकिन अन्य देशों की बात करें तो वहाँ एक लिमिट होता है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी कोई सीमा नहीं है कि यहाँ पर एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो दोबारा नहीं बन सकता है, दोबारा बन जाए तो तीसरी बार नहीं बन सकता। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति री इलेक्शन के माध्यम से, दोबारा इलेक्शन के माध्यम से वो बार बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। बस बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं क्या होंगी दोस्तों। योग्यताएं और अर्हताएं की बात हो रही है, अनुच्छेद इसमें बात इसकी की गई है। तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। वह कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताओं की बात हो रही है, योग्यताओं की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है तो वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए दोस्तों? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का नागरिकता उसके पास होना चाहिए। दूसरी बात कर रहे हैं कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। कितने वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं? तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। उसके बाद 2 चीजें मेन होती हैं कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, ठीक है, और वह भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो दोस्तों। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात करें तो वह जो है संसद का
सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। संसद की बात कर रहे हैं तो वह संसद पार्लियामेंट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है। बस उसके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात वो दोस्तों संसद अर्थात पार्लियामेंट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उसे जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। ये अनुच्छेद किसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो अहर्ताएं होंगी, जो योग्यताएं होंगी, वो अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। तो अनुच्छेद 59 में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, अहर्ताएं क्या होंगी, कि आप भैया अगर राष्ट्रपति बन रहे हो तो आपका उत्तरदायित्व क्या होगा, आपके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, आपको किस हिसाब से रहना होगा, आपको किसकी बात माननी होगी, किसकी बात नहीं माननी होगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। ये जो शर्त है, ये जो नियम है, ये कहाँ पर दिए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 59 में दिए गए हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो होंगी वो कहाँ पर हैं, तो अनुच्छेद 59 में है। मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 60 की। तो अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। क्या होगा भैया, राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाएगा, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाएगा, जब निर्वाचन हो जाएगा, उसके बाद जो बहुमत दल का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जो मैक्सिमम वोटों से जीतेगा, वो जो है शपथ लेगा, प्रतिज्ञान लेगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इन सब चीजों की बात की गई है, तो अनुच्छेद 60 में बताया गया है। कौन शपथ दिलाएगा इन्हें, तो दोस्तों जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ दिलाया जाएगा। किसके सामने, तो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद अगर हमारे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उस न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके जो हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। अगर उसके बाद वो भी नहीं उपस्थित हैं तो मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ की प्रतिज्ञान की बात है, तो ये किसके द्वारा, तो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाए। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहाँ पर कार्य कर चुके किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ दिलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 61 में बताई गई, अनुच्छेद 61 में बताई गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा प्रक्रिया चलाने का नियम जो है, कानून जो है कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 61 में बताया गया। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है दोस्तों। सामान्यतः इसे बात करें तो इसे हम किसमें, तो इसे सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं अनुच्छेद 62 की, और उस पर महाभियोग के द्वारा किसको, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 62 की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति के अभी तक सिर्फ एक बार अब बात करते हैं तो अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति के निर्वाचन का समय, जब राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के निर्वाचन का जो समय होगा तथा आकस्मिक, अगर किसी अचानक किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी के कारण से राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देता है, ठीक है, तो क्या होगा, निर्वाचन का जो समय होगा
वो किसके हिसाब से निर्धारित किया, कितने समय के अंतर्गत री इलेक्शन हो जाना चाहिए, कितने समय के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए। तो अनुच्छेद किसमें बताया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 62 में बताया गया। अनुच्छेद 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के रिक्ति के बाद निर्वाचन का समय मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और तथा आकस्मिक रिक्ति के समय निर्वाचन का समय कितना होना चाहिए। इन सब चीज़ों की बात कहाँ की गई है, तो ये अनुच्छेद 62 में बात की गई है। और ये 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए री इलेक्शन का समय, निर्वाचन का समय 6 महीने के अंतर्गत दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त होना चाहिए, निर्वाचित हो जाना चाहिए, उसका शपथ हो जाना चाहिए। ये बात कहाँ गई है, अनुच्छेद 62 में कही गई है, 62 में कही गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सत्र होता है ये 3 बार साल भर में चलता है, और एक सत्र के बीच की दूरी मैक्सिमम 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए उस 6 महीने के अंतर्गत क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो दोस्तों 71 में क्या कहा गया है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो 71 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो किस विधि के हिसाब से होगा, और उससे सशक्त, अगर कोई वहाँ पर समस्याएं आती हैं तो उसके लिए जो सशक्त नियम बनाए गया है, जो विषय बनाए गए हैं, जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं, जो रूल बनाए गए हैं, कहाँ पर दिए गए, तो अनुच्छेद 71 में बताए गए हैं। 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 71 में है। अब बात आती है भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 72 में क्या बताया गया है दोस्तों, तो इसमें क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है, अपराध करता है, वो जेल में है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी कारणवश उसे क्षमादान प्रदान कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है, उसकी गलतियों को माफ कर सकता है, उसे अपराध से मुक्त कर सकता है। कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा। ये कहाँ पर वर्णन है, तो अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। निलंबन कर सकता है, उसके जो आरोप हैं उसको कम कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण छोटा कर सकता है, विराम कर सकता है। अगर उसको फांसी की सजा मिली हुई है तो राष्ट्रपति उसके फांसी की सजा को रोक सकता है कुछ समय के लिए किसी कारण। लघुकरण मतलब उसके क्षमा को कम कर सकता है, अगर उसके अपराध को कम कर सकता है। परिहार, तो ये सब चीज़ों का जो वर्णन है ये कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि जो क्षमादान की शक्ति है किसी भी अपराधी के लिए, या कोई व्यक्ति अपराधी है और राष्ट्रपति अगर चाहता है तो उसे क्षमा कर सकता है, उसे क्षमादान प्रदान कर सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति की कहाँ पर लिखी गई है, ये कहाँ पर बताया गया है, तो अनुच्छेद 72 में दोस्तों बताया गया है। अनुच्छेद 73 की बात करें तो इसमें संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा उसकी कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होंगी, तो हम देख रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होंगी, लेकिन इस कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, कहाँ तक प्रसार होगा, ये कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होगी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, कहाँ से लेके कहाँ तक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, ये अनुच्छेद 73 में बताया गया है। लेकिन इसका उत्तरदायित्व किसके हाथों में होगा, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी। तो ये दायित्व जो बताया गया है वो अनुच्छेद 53 में बताया गया है, और उस कार्यपालिका की शक्ति कहाँ तक होगी अनुच्छेद 73 में बताया गया है। मैं बात करता हूँ दोस्तों तो अनुच्छेद 63 आता है। यहाँ से मैं उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये अनुच्छेद जो 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो वर्णन किया गया है ये वर्णन अनुच्छेद
63 में किया गया है, अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभा होगा। हम जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद का निर्माण तीन लोगों से मिलकर होता है, 3 चीजों से होकर बनता है, और वो चीजें हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दूसरा होगा लोकसभा, तीसरा होगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अगर मुझे किसका निर्माण करना है दोस्तों, अगर मुझे संसद का निर्माण करना है, संसद का, ठीक है, अगर हमें संसद का निर्माण करना है तो जो संसद है ये तो हमारे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनता है। तो मैं प्रेसिडेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो ये जो राज्यसभा होता है, इस राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति, उपराष्ट्रपति के पद के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो बातें वर्णन की गई हैं, ये अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के रूप में कब काम करेगा। तो ये जो बातें कही गई है अनुच्छेद 65 में बताई गई है कि राष्ट्रपति के पद के आकाश में अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उस समय जो है दोस्तों, ये जो हमारा कौन है? उपराष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में बताया गया, अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ये कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बातें हैं ये अनुच्छेद 66 में बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन वैसे ही होता है जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो है अनुच्छेद 66 में बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 67 की बात करोगे तो अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पदावधि की। इसमें भैया बात करें अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पदावधि की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 67 में 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्षों की होगी। कितनी होगी? 5 वर्षों की होगी। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, पदावधि होता है, उतना ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल है और पदावधि होता है। अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 68 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के समय, निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति के निर्वाचन का समय। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के निर्वाचन का समय, उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो उस समय का निर्वाचन का जो समय होगा, आकस्मिक रिक्ति के निर्वाचन के समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसका जो समय होगा, उसका जो टेन्योर होगा वो कितना होगा? तो वो 6 मंथ से कम होगा, अर्थात 6 मंथ से अधिक नहीं हो सकता। 6 मंथ के अंतर्गत क्या हो जाना चाहिए? री-इलेक्शन हो जाना चाहिए, नया उपराष्ट्रपति का शपथ हो जाना चाहिए, उसका प्रतिज्ञान हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा, जो निर्वाचित होगा उपराष्ट्रपति, वो शपथ और प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेगा? तो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत लेगा। और ये किसके समक्ष शपथ लेगा? तो ये अपने राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। इसे शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो जब किसी कारणवश, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब है या किसी कारणवश राष्ट्रपति छुट्टी पे है, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उसके कार्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आकस्मिक रिक्ति हो जा रही थी, किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन उसके कार्यों का निर्वहन की बात हो रही है। तो कार्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? अनुच्छेद 70 के अंतर्गत करेगा, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ तो अनुच्छेद हमारा कौन सा आता है। अच्छा दोस्तों एक बात और है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसकी सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, तो राष्ट्रपति की सैलरी जितनी होगी उतनी ही उपराष्ट्रपति को उस समय सैलरी मिलेंगी। कब, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा तो उसे राज्यसभा की जो सैलरी होगी, राज्यसभा के पदेन सभापति की जो सैलरी होगी उतनी ही सैलरी मिलेगी। ठीक है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये मंत्रि परिषद से संबंधित हैं। तो मंत्रि परिषद क्या होता है इसके बारे में हम अगले क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन मंत्रि परिषद से संबंधित जो बातें अनुच्छेद 74-75 में बताई गई हैं, तो मंत्रि परिषद की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रि परिषद होगा। भैया अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को भी सलाह देने के लिए कौन होगा, तो एक मंत्रि परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्रि परिषद होगा। मंत्रि परिषद की बात करते हैं तो अभी हम समझ लेते हैं मंत्रि परिषद क्या होता है। तो दोस्त मंत्रि परिषद की बात करते हैं तो इसमें कैबिनेट मंत्री कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, ये सभी आते हैं इसके दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मंत्री जो हैं तो किसमें आते हैं दोस्तों, तो ये जो है ये किसमें आते हैं, मंत्रि परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसका वर्णन किया गया है। मंत्रि परिषद की बात कर रहे हैं तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, और कौन मंत्री आते हैं, और अंत मंत्री आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 74 की। तो अनुच्छेद 74 में दोस्तों ये बताया गया है आपको, अनुच्छेद 74 में बताया कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रि परिषद होगा। और जिसका प्रधान कौन होगा, दोस्तों, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। हम बात करें मंत्रि परिषद की तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मंत्री आते हैं। मंत्रियों के बारे में जो पंथ कहा गया है, मंत्रियों के बारे में जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए, जो सिस्टम है मंत्रियों की, वो कहाँ पर बताई गई है, तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्री की नियुक्तियों की कितने कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, कितने राज्य मंत्री और कितने अन्य मंत्री बने सकते हैं। हमारे लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता के आधार पर जिन मंत्रियों की निर्वाचन होता है, तो ये जो निर्वाचन होता है, ये जो मंत्री को शपथ दिलाई जाती है, कैबिनेट मंत्री कौन होगा, राज्य मंत्री कौन होगा, अन्य मंत्री कौन होंगे, कितने प्रतिशत सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है, ये सब बातें कहाँ की गई हैं, तो ये अनुच्छेद 75 में बताई गई है। अनुच्छेद में बात करता हूँ तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है कार्यपालिका, उसमें एक पार्ट आता है जिसका नाम होता है भारत का महान्यायवादी। एक टॉपिक है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, ये कहाँ पर बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। कौन होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। ये बात अनुच्छेद 76 में बताई गई है। और अनुच्छेद 77 में बताई कि भारत सरकार की कार्यपालिका का संचालन कौन करेगा, तो ये अटॉर्नी जनरल करेगा। कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेगा। ये अनुच्छेद किसमें बताया गया, अनुच्छेद 77 में बताया गया है। और 78 का राष्ट्रपति को जानकारी देने का पीएम का कर्तव्य होगा कि जितने भी काम प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है
उसकी सारी जानकारी किसको दी जाए, राष्ट्रपति को दी जाए, किसके द्वारा, तो अटॉर्नी जनरल के द्वारा दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 78 में बताया गया है। ठीक, तो दोस्तों हमको लगता है कि ये जो हमने आपको सभी अनुच्छेदों के बारे में बताया, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों यहाँ मैं जो बता रहा था अन्य मंत्री ना लिख के क्या लिख सकते हैं, उपमंत्री। ठीक है, किसकी बात होती है, उपमंत्री। ठीक है, अन्य मंत्री में लिख दिया था तो थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, उपमंत्री है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री और उपमंत्री की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री, उपमंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधान और जिसमें मंत्रिमंडल जो होता है उसमें प्रधान और कैबिनेट मंत्री सिर्फ आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री और उपमंत्री आते हैं। ठीक, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद, भारत सरकार के कार्य का संचालन और राष्ट्रपति को जानकारी देने का पीएम का कर्तव्य, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों हम आपको एक बार फटाफट रिकॉल करवा देते हैं, फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपको याद अच्छे से हो जाएगी। मैं बात कर रहा था आपसे कि हम पढ़ रहे हैं भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा रहे हैं। तो भाग 5 की बात कर रहे हैं। भाग 5 में संघ की बात की गई, यूनियन की बात की गई, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक की बात की गई है। ठीक है, इसको 5 अध्याय में बांटा गया है। पहला अध्याय है कार्यपालिका, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, चौथा है संघ की न्यायपालिका, पांचवा है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कार्यपालिका 52 से लेकर 78 के बीच है, संसद 79 लेकर 122 के बीच में, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 में है, संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 के बीच में है, CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कहाँ है, तो ये 148 से लेकर 151 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। मैं भाग 5 का जो पहला अनुच्छेद आता है वो आता है 52 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है, अनुच्छेद 53 में बताया गया। उसका निर्वाचन मंडल कौन होगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली एंड पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। 54 में बताया गया। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरीका क्या होगा, विधि क्या होगा, रीत क्या होगी, तो ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। कैसे होगी रीत, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर समान अनुपातिक प्रणाली के आधार पर ये होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 में बताया गया राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्षों की होगी, कितनी होगी, 5 वर्षों की। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है, राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के माध्यम से बार बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं क्या होंगी, तो राष्ट्रपति 35 वर्ष का होना चाहिए, वह भारत का नागरिक कोई भी सदस्य 35 वर्ष का होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता कहलाती है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या होंगी, नियम क्या होंगे कि राष्ट्रपति को अपने पद पर रह के किन हिसाब से चलना होगा, कैसे कैसे अपने कार्य का संचालन करना होगा, ये शब्द जो दिया गया है ये अनुच्छेद 59 में बताया गया। 60 में बताया गया राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, किसके समक्ष लेगा, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और नहीं उपलब्ध है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति के निर्वाचन का समय, जब राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी, या राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है
वो मैक्सिमम 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए और 6 मंथ के पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए और राष्ट्रपति का शपथ भी हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय, कैसे विषय की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो नियम है, सशक्त नियम है, जो सशक्त कानून है, ये किसमें है? अनुच्छेद 71 में है। 72 में क्षमा, राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति जो है ये 72 में और 73 में संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा कि राष्ट्रपति वहाँ तक कार्य करेगा, तो ये किसमें बताया गया? तो 73 में बताया गया। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद पहला है 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में बताया गया। अनुच्छेद 65 में बताया राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति और उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य, मतलब कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करेगा इस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 65 में बताया गया। अनुच्छेद 66 में बताया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और 67 में बताया उपराष्ट्रपति की पदावधि भी 5 वर्ष की होगी। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के समय और आकस्मिक रिक्ति के निर्वाचन का समय 6 महीने से कम होना चाहिए, ये किसमें बताया? 6 महीना मैक्सिमम होना चाहिए, इसमें अनुच्छेद 68 में बताया गया। अनुच्छेद 69 में बताया गया दोस्तों कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाना चाहिए, किसके समक्ष लिया? या राष्ट्रपति के समक्ष लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 70 में बताया गया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अनुच्छेद मंत्रि परिषद की बात करते हैं। अनुच्छेद मंत्रि परिषद जो 74 और 75 में बताया गया है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रि परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा और उस मंत्रि परिषद की बात करें तो उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री तीनों को मिलाकर मंत्रि परिषद बनता है। तो इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये अनुच्छेद 74 में बताया गया। अनुच्छेद 75 में कहा गया मंत्रियों के बारे में कि अन्य मंत्रियों का शपथ कैसे होगा, उसका प्रतिज्ञान कैसे होगा, अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कैसे होगी, ये सब चीज़ों के बारे में वर्णन जो किया गया है ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि भारत का महान्यायाधीश कौन होगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है तो उसके पद का सृजन जो है वो किसमें है? तो अनुच्छेद 76 में दिया गया। अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 77 आता है। ये राष्ट्रपति अर्थात भारत सरकार के कार्य का संचालन कौन करेगा? तो CAG करेगा। AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत सरकार के कार्य का संचालन करेगा। राष्ट्रपति की जानकारी देने का PM का कर्तव्य, PM का ये कर्तव्य होगा, ये उत्तरदायित्व होगा कि अपने किसी भी काम की जानकारी राष्ट्रपति को देगी। तो ये किसके माध्यम से होगा? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से होगा। तो ये टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं, 12 अनुसूचियाँ होती है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। तो भाग 5 संघ यूनियन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का हमने आपको वर्णन किया, लेकिन ये हम अभी कहाँ तक अनुच्छेद बात करें तो 78 तक पढ़े हुए हैं, जो कि कौन है? कार्यपालिका के बारे में अभी चैप्टर 1 पढ़े हुए हैं, फिर चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ना है और 5th पढ़ना है। ये सब चीज़ों अगर अच्छे से हम पढ़ लेंगे तो हमारे एग्जाम के बहुत ही क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों हमको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा। आप सभी लोग हमको लगता है कि स्वस्थ होंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।